है प्रयास किस यूट्यूब चैनल पे। और आज जो है हम लोग साइंस में क्लास 7th का पढ़ेंगे पार्ट 2। यानी कि कल हमने पढ़ा था 9th चैप्टर तक, अपने सॉइल तक, और आज हम लोग करेंगे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म से शुरुआत, जो कि आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अपनी इस क्लास बुक को। अगर देखिए, अगर आप साइंस की बात करें तो साइंस जो है वो बेसिकली कहाँ तक आता है, वो बेसिकली कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, चाहे आप स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका नेशनल लेवल का एग्ज़ाम हो, साइंस अगर उसमें आ रहा है तो एनसीईआरटी आपको एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एनसीईआरटी में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, अगर आप उनको पढ़ लेते हैं तो आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं। और फिर अगर आप चीज़ों को लगाएं, जैसे क्वेश्चंस लगाएं, तो आपको समझ में आएगा चीज़ें हो क्यों रही हैं। आपका एक अपना एक आउटलुक बनता है, कॉन्सेप्ट बनता है, और फिर जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तो वो क्वेश्चन निकलते हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए एक बार साइंस को पढ़ना जरूरी है। एटलीस्ट 10th क्लास तक तो हम लोग साइंस को पढ़ ही लें, और इसलिए जो है मैंने ये वीडियोज़ बनाए हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को पढ़ने बैठेंगे आपको बहुत टाइम लग जाएगा, पर मैंने इन वीडियोज़ को इतने शॉर्ट में बनाया है कि कोई बकवास ना करते हुए, इधर उधर की बात ना करते हुए, सिंपल टू द पॉइंट आपको जो है पूरा जो है सोल्यूशन मिले। और जो है आप बेसिकली जो है जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं साइंस के लिए, है ना, वो आप इन वीडियोस में जो है अपना निकाल पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए इसको हम जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम जो 10th चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो इसके अंदर देखिए, इस चैप्टर में मेन चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए कोई भी जीव, कोई भी आदमी या कोई भी जानवर जब सांस लेता है तो उस सांस के साथ उसके अंदर ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। और वो ऑक्सीजन क्या करती है, हेल्प करती है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी कि जो उसके अंदर खाना खाया है या जो भी उसने किया सेल्स में, वो उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है और ग्लूकोज रिलीज करता है, जिसकी वजह से एनर्जी बनती है। सिंपल सीधी चीज़, ठीक है। और जब कोई भी चीज़, और ये दो तरीके का होता है, अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का सेल्स में, तो क्या होगा, उससे क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। और अगर सेल के अंदर फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक है। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, वो ये है कि इंसान की बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, ये दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, बच्चों को नहीं पता होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन पे ही टिक लगाते हैं, और ये दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको पता होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, देखिए, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लीड्स टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, तो ये चीज़ हो जाएगी। फिर ऐसे ही ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लीड्स टू अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, तो ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझाया गया। फिर ऐसे जब हम देखिए एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, अब क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लीजिए आपसे पूछेगा, जब कोई एथलीट जो होता है वो दौड़ता है, या कोई हम जब जिम जाते हैं तो हम बॉडी बनाते हैं, या जो भी कुछ इस तरीके से, तो हमारा बॉडी दर्द होने लगती है, वो कौन से एसिड की वजह से होता है, या वो पेन जो हो रहा है वो कैसे दूर किया जा सकता है, या जो है बेसिकली उसके कारण क्या है, या वो किस तरह का रेस्पिरेशन है। तो आप ध्यान रखिएगा, वो एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और लैक्टिक एसिड और इसमें रिलीज होता है, जिसके वजह से हाथ में दर्द होता है। दो चीज़ें आपको पता चल गई, एनारोबिक और लैक्टिक एसिड। और तीसरी चीज़, उसको दूर कैसे करते हैं, कोई भी आप देखिए वाटर बाथ हाथ में रख लीजिए, या कुछ गर्म तकिया के नहीं आता है जो, उसको हाथ पे रख लीजिए, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जहाँ वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। और जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है तो जो लैक्टिक एसिड होता है वो दूसरी जगह बॉडी में पहुंच जाता है, और जिसकी वजह से हाथ दर्द होना बंद हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, कहते नहीं हाथ सेक लीजिए, इस तरीके से बोलते नहीं है, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने जो मैंने आपको यहाँ पे बताए। अब यहाँ पे ब्रीदिंग के बारे में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कि इनहेलेशन होता है, एक्सलेशन होता है, जो बाबा रामदेव हमेशा बताते हैं, है ना, अंदर लो सांस, बाहर छोड़ो सांस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि यहाँ पे जो हमने जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, है ना। एक एलिमेंट्री कैनाल होता है जिसमें मुंह से खाना जब अंदर जाता है तो बकल कैविटी होता है, फिर ओसेफेगस होता है, फिर अंदर जो होता है स्टमक होता है ना, स्टमक से आगे जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरीके से होता है ना, लीवर होता है, पैंक्रियाज का अपना होता है, जूसेस निकलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इस क्लास में देखिए हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, इस क्लास में हमको जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है कि एक नेसल कैविटी होती है, ओरल कैविटी होती है, और ये विंड पाइप होता है, ये अलग होता है फूड पाइप से, ठीक है। फिर फेरेंक्स होता है, ट्रैचिया में पहुंच जाता है, फिर यहाँ पे लंग्स होता है, रिब्स होती है, ये सारे नाम याद रखिए किस चीज़ से एसोसिएटेड है, पूछा जा सकता है क्या ना, कि एलिमेंट्री कैनाल से है, कि आपका जो है ये बेसिकली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से है, फिर डायफ्राग्राम होता है, और ये इस तरीके से पूरा एक सिस्टम बनता है बॉडी में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको जो है ध्यान रखना है, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद जो है बेसिकली ये सारे पॉइंट हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि लंग्स जो होते हैं उनके अंदर 21% ऑक्सीजन जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपने 10 ग्राम हवा ली तो उसके अंदर 21% ऑक्सीजन होगा। क्यों होगा सोचिए, क्योंकि इन्वायरमेंट में ही 21% ऑक्सीजन है, एयर का कॉन्स्टिट्यूशन भी 21% ऑक्सीजन है, इसलिए, ठीक है। फिर जब ये अंदर जाएगा, फिर बाहर जब निकलता है तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई एक्सेल्ड एयर में, यानी कि ऑक्सीजन अंदर
यूज़ हुई है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया। बस एक थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछा जाए स्पिरिकल्स और ट्रैचिया किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिए कॉकरोच की बॉडी में होता है, सांस वांस लेने के हेल्प करता है। अर्थवर्म कहाँ से हवा लेता है, अपनी स्किन से हवा लेता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉस्ट्रिल वॉस्ट्रिल से नहीं लेता है। फिर ब्रीदिंग इन अंडर वाटर, अगर पानी में है तो गिल से कौन लेता है, ये लेते हैं। प्लांट कहाँ से लेते हैं, प्लांट रूट से हवा लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पत्ती वत्ती से नहीं लेते हैं, ये रूट से ही हवा लेते हैं। पत्ती से क्या करते हैं, पत्ती से पानी छोड़ते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं, ठीक है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ हो गई, तो यही सारे पॉइंट थे इसके अंदर, चैप्टर ओवर, ठीक है ना। देख रहे हैं, बढ़िया। और अगर आप तो खुद से पढ़ने बैठेंगे, आप बीच में इधर उधर, बस आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका 7th क्लास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, उन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए साथ में, और कैसे कॉन्सेप्ट वाइज उसको जो है रिलेट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। जैसे लैक्टिक एसिड वाला आपको मैंने बताया है ना, वो सारे पॉइंट जो थे इसके अंदर, कुछ आपके जो थे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड थे, वो पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे, तो वो आपको ध्यान रखने हैं। फिर आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखिए, कोई भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक पाथवे होना चाहिए, है ना। जैसे सड़कें होती हैं ना, देखिए एक राजधानी से दूसरी राजधानी जाती हैं, या शहर से शहर जाती हैं, तो इसी तरीके से बॉडी में भी एक पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, जो कि क्या कर रहा है, एनर्जी को, ग्लूकोज को, खाने को, बहुत सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन को। तो ये सारी चीज़ें, तो उसके अंदर जो मेन पार्ट्स हैं वो 3 हैं, एक है हार्ट, एक है वेन और एक है आर्टरी, ठीक, आर्टरी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये 3 जो चीज़ें होती हैं, ये बेसिकली हेल्प क्या करती हैं आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो एक तरीके से आपका ये जो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं नोट्स पे, अब बिल्कुल उसमें नहीं पढ़ना है हमको। देखिए ब्लड क्या होता है, ब्लड क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, ध्यान रखिए क्या चीज़ है वो, ब्लड, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये ध्यान रखिएगा, वो टिश्यू है। फिर क्या होता है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स। पहला इसका यूज़ बता दिया मैंने आपको। दूसरा क्या यूज़ है, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट द बॉडी फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, ट्रांसफर द वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। तो पहला तो ये खाने को करता है ट्रांसफ़र, दूसरा क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है लंग से, और तीसरी चीज़ क्या करता है, ब्लड, जो वेस्ट मटेरियल है सेल्स के थ्रू वो निकाल देता है बॉडी से। ये तीनों चीज़ें जो है ब्लड हेल्प करता है इसके अंदर, ठीक है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। तो ये तो हो गया, ये क्या करता है। फिर प्रोसेस क्या होता है, ब्लड इज कंपोज ऑफ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। देखिए, तो ब्लड क्या है, ऐसा नहीं है पानी है, H2O नहीं है, ये एक प्लाज्मा की तरह होता है, मतलब फ्लूइड होता है प्लाज्मा की तरह, और इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्लेटलेट्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और रेड ब्लड सेल्स होते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनके अंदर एक रेड पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से रेड होते हैं, और उसे बोलते हैं हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये हेमोग्लोबिन जो होता है इसके अंदर होता है, इतना ही बताया गया है, इसके आगे वाले क्लासेस में इसके बारे में और बताया जाएगा। अब बस इतना ध्यान रखिए, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया। जब ये चीज़ पूरी हो जाएगी ना, तो मैं इसको जो है आप लोगों को जो है एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इतना मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को कर दिया हो जाए। फिर ये होता है ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, वो आपके जो होते हैं एक 2 तरीके के ब्लड। फिर ब्लड के बारे में हमने समझ लिया। अब ब्लड तो भाई किसी चीज़ में फ्लो करेगा ना, जैसे कि हमने समझ लिया गाड़ी क्या है, गाड़ी है ब्लड, ठीक है, पर चलेगा भी तो किसी चीज़ के अंदर, तो वो सड़क क्या है, सड़क है ब्लड वेसल्स। तो 2 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक होती हैं आर्टरीज, ठीक है, और एक होती हैं वेन्स। आर्टरीज और छोटी जब हो जाती हैं तो उन्हें बोलते हैं कैपिलरीज। अब देखिए, आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजन कैरी करती हैं, और ये मोटी होती हैं, मतलब इनकी जो दीवार होती है ना वो मोटी होती है, मतलब ऐसे समझ लीजिए पाइप है, और उसकी जो कोई पाइप है, और पाइप जो है वो बहुत बेसिकली क्या है, मजबूत पाइप है ना। तो इस तरीके का होता है, क्यों, क्योंकि जो हार्ट होता है वो पंप जब करता है खून को, तो वो जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, और वो पंप भी कर रहा है, तो एक प्रेशर क्रिएट करता है ना वो बॉडी के अंदर। तो जो उसको संभालने के लिए जो धमनी या जो भी हमारे अंदर जो नसें हैं वो मजबूत होनी चाहिए। तो जो वो मजबूत नसें होती हैं उनको क्या बोलते हैं, आर्टरीज कहते हैं, ठीक है। और जो बेसिकली वेन्स होती हैं ये क्या करती हैं, बॉडी के अंदर से वापस जो है खून कहाँ लेके आती हैं, आपके हार्ट में लाती हैं, और हार्ट से वो लंग्स में जाती हैं। तो ये सारा काम कौन करता है, वेन्स करती हैं, ये ध्यान रखिए। और ये इनकी जो दीवार होती है, वॉल होती है, वो क्या होती है, वो दुबली होती है, मतलब ये जो पाइप होता है ये थोड़ा कमज़ोर पाइप होता है, ऐसे ध्यान रखिए, ठीक है। और कैपिलरीज क्या होती हैं, ये थिन वेसल्स होती हैं। तो आपको मैं डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूँ, देखिए जैसे कि मान लीजिए ये फिगर है, ठीक है। अब ये जो रेड आपको दिख रहा है ये हो गई आपकी आर्टरीज। अब देखिए आर्टरीज एंड तक जाएंगी, एकदम एंड तक, जो यहाँ पे छोटी छोटी हो जाएंगी ना, तो उसे बोलेंगे कैपिलरीज। अब ये वापस जब खून को लाना होगा तो ये किसके थ्रू आएंगी, वेन्स के थ्रू आएंगी। और ये देखिए यहाँ पे हार्ट में वापस जाता है, फिर हार्ट इसको लंग्स में भेज देता है। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
ये जो पूरा सिस्टम था इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? इसको विलियम हार्वी ने किया था और इसको सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के नाम से इसने 1578 से लेके 1657 तक, यानी कि इस समय कौन बैठा था? अकबर बैठा हुआ था इस समय, है ना। अकबर था और बेसिकली उसके बाद के राजा थे। तो ये सब उस समय का उसने किया होता। सोचिए यहाँ पे तो युद्ध हो रहे थे, वैसे यहाँ भी काफ़ी काम हुआ था वैसे, बट जो है अब देखिए उसने तब कर दिया था और उस समय के लोगों ने इस पे विश्वास नहीं किया और इसका नाम रख दिया सर्कुलेटर। तो ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये विलियम हार्वी ने किया था। और इसके अंदर एक और चीज़ है जो इस चैप्टर में, वो है एक्सक्रीशन के बारे में। और ये थोड़ा बताते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताते हैं। तो इसके अंदर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो है किडनी के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है, थोड़ा सा ही बताया गया है कि किडनी क्या करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड को प्यूरीफाई करने का काम कहाँ होता है, तो ये ध्यान रखिए किडनी में होता है। और अगर पूछा जाए कि ब्लड को ऑक्सीजन रिच करने का काम कहाँ पे होता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए वो लंग्स में होता है, ठीक है। और ब्लड को सर्कुलेट करने का काम कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा हार्ट करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है तीनों चीज़ें, ठीक है। और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ओके, सो फिर जो है ये आपका कंप्लीट हो जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये सब हमने देख लिया। पल्स रेट सब आप जानते हैं ये सब चीज़ें। कैपिलरीज और ये हार्ट के बारे में, हाँ ये थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए हार्ट में क्या होता है, इस तरीके से सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। जहाँ से आपका ये खून को पुश करता है बाहर की तरफ, यानी कि आर्टरी की तरफ जाता है, तो उस एरिया को बोलते हैं एरोटा। ऑर्टा कहते हैं, ठीक है, ऑर्टा। और जहाँ से खून अंदर आता है उसे बोलते हैं वेना कावा। तो ये ध्यान रखिएगा, वेना कावा कैसे जुड़ा हुआ है? वी से वेन्स, वी से वेना कावा, ए से आर्टरी, ए से ऑर्टा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर ये उसके अंदर जो है और भी अलग अलग तरह की आर्टरी होती हैं, जैसे पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी वेन्स, ये जो होते हैं आगे एक्सटेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके, बाहर से शोर आ रहा है थोड़ा। तो ये है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स, इतना ध्यान रखिए। वही वेन्स हो गई तो आर्टरी हो गई, आपको मैंने अंतर बता दिया। देखिए ये चीज़ भी ध्यान रखिए, आर्टरी और वेन्स लोगों को नहीं पता होता है क्या फंक्शन होता है, मैंने आपको अभी पहले बताया है, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फिर इसके बीच में एक जगह होती है, सेपरेशन होता है, जो कि इनको अलग करता है। बेसिकली जो यहाँ का खून होता है और यहाँ के खून को, ये जो ऑक्सीजन रिच है और जो ऑक्सीजन रिच नहीं है। अब आप देखिए यहाँ से खून आएगा, ये आपके बेसिकली पल्मोनरी वेन से, है ना, पीछे की तरफ से या इधर से आया, और ये इसमें जाके वॉल्व में जाके यहाँ से पुश होके इस तरीके से निकल जाता है। तो मतलब एक तरह का देखिए कितना बढ़िया सिस्टम बना हुआ है, देख रहे हैं आप। तो कितना बढ़िया जो है हमारे हार्ट किस तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे पता चलता है। फिर एक और चीज़ है कि जो हार्ट बीट को नापने का इंस्ट्रूमेंट होता है उससे बोलते हैं स्टेथोस्कोप, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के बारे में बताया गया है। किडनीज़ के बारे में बता दिया मैंने आपको। एक ये डायग्राम आप देख लीजिए, किडनीज़ होती हैं, उसके नीचे यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा ओपनिंग होती है, ठीक है। अभी जो देखिए आप लोगों को, बहुत लोगों को आजकल किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या होता है, किडनी के अंदर जो है इस तरीके के एमलगेमेशंस बन जाते हैं, यानी कि स्टोन्स फॉर्म में जो थे कई सारे मतलब डिपॉजिट्स हो जाते हैं, सॉल्ट्स होते हैं बेसिकली, और वो किडनी में यहाँ पे बन जाते हैं, या फिर किडनी से थोड़ा नीचे आके यहाँ फंस जाते हैं यूरेटर में, ठीक है, या यूरिनरी ब्लैडर में पहुँच जाते हैं, जनरली यहीं रहते हैं किडनी के अंदर। और दर्द क्यों होता है बेसिकली, उसके अंदर क्या होता है, ये जो होता है आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, तो जो यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिकली यहाँ पे स्टोन फंस जाता है, और यह जो यूरिन होता है, जो निकलना होता है यहाँ से, एक्सक्रीटा वेस्ट निकलना होता है, वो यहाँ से निकल नहीं पाता, और ये क्या करता है, किडनी को एक्सपैंड करने लगता है, पीछे की तरफ प्रेशर करता है पानी, जिसके वजह से पेन होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया पेन क्यों होता है। तो आप जब पढ़ रहे हैं कोई चीज़ तो उसको पूरा ऐसे पढ़िए कि आप, कोई आपसे पूछे भी, आप कोई किसी को पेन होता है, आप बता पाएंगे हाँ देखो इस तरीके से पेन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, और बाकी सब मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है कि एक दिन में नॉर्मली एक अडल्ट ह्यूमन 1 से लेके 1.8 लीटर ऑफ यूरिन निकालता है, ठीक है। तो आपको पानी कितना पीना पड़ेगा, इसका 3 गुना पानी पीना पड़ेगा, 3 से 4 गुना, तो ध्यान रखिए। फिर अगर आर्टिफिशियली कोई चीज़ को करना है तो उसे बोलते हैं डायलिसिस, जिसकी वजह से किडनी का काम होता है, और इसमें हालत बहुत ख़राब हो जाती है आदमी की। इसलिए भगवान से प्रार्थना करिए, या ऊपर ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आपको कभी भी कोई किडनी विडनी की प्रॉब्लम ना हो। इसलिए पानी जो है पीते रहिए, और जितना भी एक्सरसाइज जरूर करते रहिए, ये सारी चीज़ें, तो इससे आपको हेल्प आउट होगा, ठीक है। एक ही जगह ज़्यादा देर मत बैठिए। तो ये सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट, तो ये जो है अब अभी तक हमने ह्यूमन के अंदर देख लिया, अब थोड़ा सा हम प्लांट के अंदर देख लेते हैं कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो देखिए प्लांट को भी 2 चीज़ें चाहिए, एक फूड चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, पानी वानी चाहिए, मिनरल चाहिए। तो प्लांट के अंदर ये काम कहाँ से होता है, रूट्स के थ्रू होता है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं रूट से हो रहा है तो सीधे पहुंच जाएगा, पत्ती वत्ती लो, पत्ती खाओ, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसके अंदर भी एक सर्कुलेटरी सिस्टम होगा जिसके थ्रू हो रहा होगा। तो उसके अंदर 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, ठीक है। तो ये जो होता है जाइलम जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, पानी को, वाटर को और न्यूट्रिएंट को ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो ध्यान रखिए W जो है ना वो बहुत पास है X के, है ना। तो वाटर और X
ये ऐसे ध्यान रखिएगा, आपको याद रहेगा, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। तो वाटर किसके थ्रू होता है? जाइलम के थ्रू होता है, ठीक है। और फ्लोएम के थ्रू क्या होता है? फूड होता है। देखिए यहाँ पे दिया है वास्कुलर टिश्यू होते हैं और ये क्या करते हैं? फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, ये आपको ध्यान रखना। और एक होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के बारे में हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ा था, ऊपर के चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि जो ट्रांसपिरेशन होता है वो कहाँ से निकलता है? स्टोमेटा के थ्रू निकलता है, गार्ड सेल्स होते हैं और पानी जो एक्स्ट्रा होता है वो लीफ को छोड़ देता है। इस चीज़ से बचने के लिए ज़ेरोफाइट्स जो होते हैं, यानी कि जो ऐसे पौधे जो आपके कहाँ उगते हैं? डेजर्ट में उगते हैं, वो क्या करते हैं? पत्तियां ही खत्म कर देते हैं और उनकी जगह क्या निकल आते हैं? कांटे निकल आते हैं, जैसे कैक्टस होते हैं। तो हमने ये सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं और जो मैंने कुछ आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया ट्रांसपिरेशन पे और ये सारे फ्लोएम और एक्साइलम पे कुछ कुछ चीज़ें। तो इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिए और जो है ये हेल्प आउट रहेगा आपको, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं 12 चैप्टर पे, ठीक है। तो अब इसमें रिप्रोडक्शन प्लांट्स के बारे में बताया गया है, तो हम अपना नोट्स देखते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और इसको जो है थोड़ा सा जो है हमको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए जो प्लांट्स हमने पहले पढ़ा था, देखिए मैं इसी के आगे जोड़ रहा हूँ। देखिए प्लांट्स में हमने पहले जो पढ़ा था पिछले क्लास में, पेटल्स के फ्लावर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फ्लावर्स में क्या होता है? पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, स्टेमन होता है, पिस्टल होता है और ओवरी होता है, ठीक है। पिस्टल के अंदर काफ़ी सारे पार्ट होते हैं जैसे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और जो स्टेमन होता है, स्टेमन में होता है एंथर और फिलामेंट, ये इसके मेल पार्ट होता है। पिस्टल जो होता है इसका फीमेल पार्ट होता है। और ओवरी जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने हम लोग ने पिछली बार पढ़ा था क्लास में, ठीक है। अब जो है आगे देखिए इसके आगे बारे में और क्या बताया गया है। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा और डिटेल में बताता है इस क्लास में और कहता है कि दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं प्लांट्स में। एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। ह्यूमंस में कौन सा होता है? सेक्सुअली होता है ऑब्वियसली, है ना। कि जब मेल जो होता है जब सीड देता है फीमेल को, तो जो होता है उसके अंदर क्या होता है? एक मतलब एक जाइगोट बनता है जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लस पर जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि आप अपनी उंगली काट दें तो एक नया बच्चा निकल आएगा, ऐसा तो होता नहीं। पर प्लांट्स में ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो प्लांट्स में क्या होता है? रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल भी होता है जिसके अंदर सीड की जरूरत नहीं होती है, यानी कि प्लांट खुद से ही अपना एक कॉपी बना सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो जैसे कि ये, और ये कितने तरह के, तो जो ये चैप्टर है इसके अंदर अभी 4 तरह के बताए गए हैं। पहला होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो हम अपने घर में हमेशा करते हैं और देख भी सकते हैं चारों तरफ। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी आप आलू छोड़ दीजिए तो आलू के ऊपर हल्के हल्के पौधे निकलने लगते हैं, खुद ही रखे रखे, है ना। पानी हल्का सा पड़ जाए उसके ऊपर या कुछ बहुत दिनों तक, तो उससे क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। यानी कि जो प्लांट है वो अपने अंदर से खुद ही प्रोडक्शन करने लगता है, ठीक है। या वो रूट्स के थ्रू हो सकता है, स्टेम्स के थ्रू हो सकता है, लीव्स के थ्रू हो सकता है, बड्स के थ्रू हो सकता है। तो मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगा पर अभी समझ लीजिए आप। फिर एक होता है बडिंग। बडिंग में क्या होता है? यीस्ट के अंदर होता है। जैसे मान लीजिए एक आप ऐसे अपनी उंगली है आपकी और उसके अंदर से एक और उंगली निकलने लगे, तो इसको बोलते हैं बडिंग। पर हमारी उंगली में ऐसे नहीं होता है, यीस्ट में होता है ऐसा। तो वो क्या करता है? एक अलग से एक बॉडी निकालने लगता है और फिर क्या करता है? उसको दिखाता ही हूँ मैं आपको। देखिए ये तो गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। रोज़ में देखा होगा आपने, रोज़ की डंडी लगा देते हैं लोग, है ना। और ये आलू अपने घर में निकल आता है ऐसे करके। अगर इसको ज़मीन में आप लगा दें काट के तो कई सारे आलू निकल आएंगे ऐसे, ठीक है। ये जिंजर है, जिंजर से ऐसे निकलने लगा। ये एक पेड़ होता है, इसे बोलते हैं बायरोफाइलम। ये क्या करता है? इसके पत्तियों के ऊपर नए प्लांट निकल आते हैं और ये गिर जाते हैं तो जहाँ पे गिरेंगे वहाँ से और पेड़ निकल आएंगे। हाँ अब ये देखिए, ये मैं आपको बता रहा था, बडिंग इसे बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक यीस्ट है, ये क्या करेगा? अपने आप को एक्सटेंड करेगा और फिर क्या करेगा? कई सारे बड बना लेगा और ये क्या होंगे? बड टूट जाएंगे और फिर कई सारे और यीस्ट पैदा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से बढ़ता है, इसे बोलते हैं बेसिकली ये क्या है? कौन सा तरह का? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। फिर एक होता है फ्रैगमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक है। इसका नाम है, ये एल्गी है। एल्गी होता है ना, एल्गी पानी में आ जाता है, ये कई जगह होता है, इसे स्पायरोगैरा भी बोलते हैं। और ये क्या करता है? अपने आप को काट लेता है आधे में, ठीक है। आधे में टूट लिया, अब ये 2 में डिवाइड हो गया और इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर एक होता है, इसे बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन फंगस। ये फंगस क्या करता है? इस तरीके से जो है अपने अंदर एक बबल बनाता है, इसके अंदर कई सारे स्पोर्स पैदा करता है, सीड टाइप। और ये क्या करते हैं? फूटते हैं तो कई जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ जाके क्या करते हैं? अपना प्रोडक्शन कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। और फर्न में भी इसी तरीके से होता है, एक पौधा होता है फर्न, ये क्या करता है? नीचे से स्पोर बनाता है और ये स्पोर जहाँ जहाँ भी गिरते हैं वहाँ पे जो है आपके कई सारे और पेड़ निकल आते हैं। तो ये होता है बेसिकली क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मैंने आपको बताया 4 तरीके के होते हैं। इधर देखिए आप अपने लेफ्ट साइड में 4 तरीके के होते हैं और ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ठीक है। आगे आ जाते हैं। फिर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि कहाँ पे? प्लांट्स में। तो देखिए प्लांट्स में 2 चीज़ों की जरूरत होती है, एक होता है स्टेमन, एक होता है पिस्टल, ठीक है। तो जो स्टेमन होता है वो ये होता है बेसिकली, ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये होता है फिलामेंट इसके अंदर और तो इसके ऊपर होता है एंथर। तो जो एंथर होते हैं इसके ऊपर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं। जब कोई इंसेक्ट यहाँ पे बैठ के स्टिग्मा के ऊपर बैठता है
तो वो क्या करता है, इन पॉलन ग्रेन्स को यहाँ पहुँचा देता है, और इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये अंदर जाता है और एक जो है एक क्या होता है फ्रूट जो है बनता है फाइनली। और फ्रूट बनने की वजह से जो है ये जो फ्रूट होता है ये बेसिकली क्या करता है, मतलब एक एंड प्रोडक्ट होता है। और जब फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, तो सीड जब फेंकते हैं तो वो और पेड़ निकलते हैं। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है। यही चीज़ यहाँ समझाई गई है। देखिए, फ्लावर्स विच कंटेन ईदर ओनली पिस्टल और ओनली स्टेमन्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, है ना। तो इस तरीके से होता है, मतलब इसके अंदर दो तरह के फ्लावर्स बताए गए हैं। देखिए, स्टेमन और पिस्टल तो जरूरत है ही है, पर हो सकता है कुछ फूल ऐसे हों जिसके अंदर सिर्फ आपको मेल पार्ट दिखाई दे, ठीक है। और कुछ फूल ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर आपको दोनों दिखाई दें, मेल में यानी कि स्टेमन भी दिखाई दे और पिस्टल भी दिखाई दे। जैसे एक फूल होता है हिबिस्कस प्लांट, शायद उसमें दोनों ही होते हैं, है ना। तो वो हो गया, तो ये ध्यान रखना है। जैसे कि देखिए बाइसेक्शन में और कौन से, रोज़ में भी होता है, पेटूनिया एक फ्लावर होता है, मस्टर्ड एक फ्लावर होता है। तो वहाँ पे आपको देखिए ना सरसों लगी होती है, आप देखिएगा कभी पास में जाके, उसमें पॉलन भी होता है और ये आपके पिस्टल भी होता है, जहाँ पे वो जाके बेसिकली एक फीमेल पार्ट जो बोलते हैं प्लांट का, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है, या तो वो मेल हो गया या तो फीमेल होगा। तो जैसे कॉर्न हो गया, पपाया हो गया, कुकुम्बर हो गया, तो इसके अंदर एक ही होगा, या तो फीमेल हो जाएगा या तो मेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, स्टेमन और पिस्टल और यूनिसेक्सुअल और फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो वही मैंने आगे बताया, कोई एंथर जो होता है वो क्या करता है, कंटेन होता है पॉलन ग्रेन्स, और जो होते हैं ये जाके जो होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, मेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये जाते हैं पिस्टल के ऊपर बैठता है, और पिस्टल के ऊपर जाके जो है एग का फॉर्मेशन होता है, और फिर जो होता है यहाँ पे इस तरीके से प्रोडक्शन होता है। सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, अ मेल एंड अ फीमेल गैमीट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट थ्रू पॉलिनेशन। तो इस तरीके से ये चीज़ होता है, जाइगोट इसमें बनता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो वेसल्स जो होते हैं बेसिकली क्या कहते हैं, वाटर मिनरल, तो पहले की पॉइंट था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, मैच्योर ओवरी फॉर्म्स द, क्या होता है बताइए। देखिए, जब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े से ध्यान से देखिएगा। क्या होता है, जब एंथर से यहाँ पे आ जाते हैं, एक मिनट हम, जब यहाँ से मान लीजिए कोई बरैया आई, इस पे बैठी, ठीक है, फिर यहाँ से उड़ के यहाँ पे गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा, इसके अंदर जो है फिर ये नीचे चला जाएगा सीड। जब ये नीचे जाएगा तो ये जो है यहाँ पे जाइगोट फॉर्म होगा। इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैच्योर ओवरी जो है वो क्या बनेगी। ध्यान रखिए, मैच्योर ओवरी क्या बनेगी, फ्रूट बनेगी, ठीक है। और फ्रूट के अंदर सीड होता है, तो फ्रूट बनेगा, यहाँ पे आंसर होगा। फिर स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज, तो स्पोर कौन प्रोड्यूस करता है, ब्रेड मोल्ड पे स्पोर प्रोड्यूसिंग होता है, फंगस जो होती है ब्रेड मोल्ड होती है ना, उसके ऊपर होता है, और फिर वो प्रोड्यूस करता है, ध्यान रखिएगा। फिर बायरोफाइलम कैन बी रिप्रोड्यूस बाय इट्स, अब ये आप क्वेश्चन आप बताइए कैसे होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। बायरोफाइलम क्या है, किस तरीके से और अपने जो है मतलब प्लांट्स को पैदा कर सकता है, ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया जो है, हमने यहाँ पे जो है ये चैप्टर डिस्कस कर लिया। वैसे हम एक मिनट देख लेते हैं कि कोई पॉइंट हमारा जो है छूटा ना हो इसके अंदर, ठीक है। तो एक मिनट आगे आ गए हम लोग काफ़ी। तो ये एक तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में बता दिया मैंने आपको, है ना, कितने तरह के होते हैं, 4 तरीके के थे। फिर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता दिया, ये देखिए सेक्शन ऑफ एप्पल के बारे में बता दिया। यही मैं बता रहा था, पॉलन ग्रेन नीचे जाता है तो किस तरीके से जो यहाँ पे जाके जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, और फिर फर्टिलाइजेशन होकर ये क्या बन जाता है, ये एक फ्रूट बन जाता है। फिर सीड डिस्पर्सल के बारे में बताया, सीड कैसे डिस्पर्स होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यही सारे पॉइंट हैं, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए। स्पोर के बारे में आपको मैंने बता दिया, स्पोरेंगियम जो होता है ये जहाँ से होता है, वो स्पोर का फॉर्म जो डिस्पर्सल होता है ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। गैमीट्स मैंने बता दिया, मेल जो बेसिकली यहाँ पे देखिए मैंने था ना, प्रोड्यूस मेल गैमीट्स जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे थे, इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारा जो है बायो पार्ट तो हो गया कंप्लीट 7th क्लास का। अब आ जाता है फिजिक्स पार्ट पे। देखिए, जो ये 13 चैप्टर है ना, ये बहुत ही मतलब बेसिक चैप्टर, इसमें ऐसा कुछ इन्होंने बताया नहीं है, बट हम एक बार इसको देख लेते हैं, क्योंकि जो हमने पिछली बार 3 पढ़े थे ना, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक मोशन फिजिक्स में, इसी से रिलेटेड है, और कुछ चीज़ें इसमें ऐड करी गई, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी बस दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रेक्टिलिनियर मोशन की बात हो रही है, यहाँ पे स्पीड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि स्पीड क्या होता है। तो सबको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, तो ये चीज़ होती है। फिर मेजरमेंट ऑफ टाइम किस प्रकार से करते हैं, तो ये दिखा रहे थे घड़ी वड़ी के बारे में, पेंडुलम का कॉन्सेप्ट बताते हैं, और यहाँ पे बताते हैं ऑस्किलेटरी मोशन के बारे में, ठीक है, कि टू एंड फ्रो जो मोशन होता है सिंपल पेंडुलम का, वो पीरियोडिक होता है, और उसको पीरियोडिक मोशन को क्या बोलते हैं, ऑस्किलेटरी मोशन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे समझाया गया है। ऑस्किलेटरी मोशन क्यों बोलते हैं, ऑस्किलेटरी मोशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑस्किलेटरी मोशन जो होता है ना, वो एक फिक्स पीरियड में एक ही जगह से बार बार होता है, तो उसे ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। टू एंड फ्रो मोशन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर ये बताया गया है कि स्पीड ऑफ बॉल कैसे, मतलब ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं थोड़े से, बट और कुछ ज़्यादा है नहीं। वाटर क्लॉक के बारे में बताया गया है,
ठीक है, सैंड क्लॉक, ये सारी चीज़, मतलब ये बता रहे थे कि पिछली मतलब पुराने टाइम में हम समय कैसे नापते थे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ना, हार्ट बीट नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप बोलते हैं। ऐसी ही स्पीड नापने के लिए एक होता है, उसे बोलते हैं स्पीडोमीटर। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर यहाँ पे बड़ी बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक और मीटर होता है जो डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, डिस्टेंस, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ओडोमीटर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ओडोमीटर, यहीं पे मर जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो ओडोमीटर जो है आप ध्यान रखिएगा किस लिए होता है, इसलिए होता है, ऐसा नहीं है फ्रैग्रेंस के लिए ओडोमीटर है तो आप सोच रहे हैं ओडोर होगा तो मतलब फ्रैग्रेंस, नहीं। तो ध्यान रखिए, ऐसा डिस्टेंस मीटर कुछ नहीं, ओडोमीटर होता है, कितना डिस्टेंस चला, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। उसके बाद ये सारी दुनिया भर की बातें दे रखी हैं जो हमें पढ़नी नहीं है। ठीक है, और बाकी सारा बारग्राफ वारग्राफ समझा रखा है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना था। यूनिट ऑफ टाइम आपको पता ही क्या होता है ना, नहीं पता है, आर होता है, सेकंड, ये सारी चीज़ों में नापा जाता है टाइम, है ना। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि एक ही कांस्टेंट स्पीड से जब कोई चीज़ मूव करी इस पर कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। टाइम पीरियड मैंने आपको बताई, दिखाई दिया टाइम पीरियड क्या है, किसी मतलब टाइम इंटरवल, मतलब 1 सेकंड है, फिर 3 सेकंड के बीच में जो पीरियड है वो टाइम पीरियड हो गया। यही सब चीज़ें हैं, इसके अंदर कोई ज़्यादा मेन चीज़ें। नॉन यूनिफॉर्मेशन कौन सा हो गया, जैसे मान लो एक ये तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, दिख रहा है ना आपको। एक नॉन यूनिफॉर्म दिखाता हूँ, इसमें शायद अगर दिया हो तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया, बढ़ा फिर हल्का घटा, फिर बड़ा बड़ा बड़ा, फिर हल्का कम, ये क्या एक तरह का नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। तो ये मोशन का चैप्टर हो गया फिनिश, इतने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट थे नहीं, बस ओडोमीटर वाला पॉइंट था जो आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट्स। अभी देखिए, इलेक्ट्रिक करंट और इफेक्ट्स में देखिए हमने पहले इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ा था, ये बहुत अच्छा है। देखिए हमारे पास सामने सारा कुछ है और हम ऐड भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी में पिछली बार पढ़ा था सर्किट के बारे में, करंट के बारे में, कि करंट जो है कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव करता है ना, और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव भी जाएंगे, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। तो और हीटिंग इफेक्ट दिखता है हमको, मैग्नेटिक इफेक्ट दिखता है। ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इन सारे के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा समझा था। ठीक है, और हीटिंग एंड टेम्परेचर के बारे में हमने ये समझा था। ये हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जो हीट एंड टेम्परेचर होते हैं ना, अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। तो ये तो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिए कि हॉटनेस जो होती है किसी ऑब्जेक्ट की, उसको जो मेजर किया जाता है उसे कहते हैं टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है जो मैं पढ़ना है, मैं लिटरली बताऊँ आपको, आप ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर सर्किट के बारे में बताया गया है, किस तरीके से सर्किट फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझाई गई है, और अलग अलग सिंबल्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब का, बैटरी का, ये बंद सर्किट, ये ओपन सर्किट, ये बैटरीज लगी हैं कई सारी सीरीज़ में, वायर के बारे में बताया गया है। बस देखते जाइए, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही बहुत है। ठीक है, फिर ये देखिए, ये क्लोज, ये ओपन सर्किट है ना, बल्ब नहीं जल रहा है, ये क्लोज सर्किट हो गया, यहाँ से स्विच ऑन कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर इसके अंदर बताते हैं कि जो है किस तरीके से हीट प्रोड्यूस हो सकती है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। तो हमने देखा होगा एक प्रेस आती थी पहले, उसमें फिलामेंट लगा होता था। ये फिलामेंट क्या करता था, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा कर देता था कि जो था एक तरीके से क्या होता था कि हीट प्रोड्यूस हो जाती थी। इसी तरीके से फिलामेंट और इलेक्ट्रिक बल्ब इनकैंडेसेंट, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, CFL ट्यूब के बारे में बताया गया, ये सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद में ये जो है आपका करंट जो है, कंपास नीडल, ये सारे पॉइंट, इतना कुछ नहीं है। इसमें एक पॉइंट यहाँ पे ये बताया गया, आपको ध्यान रखना है ये बात। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड। ठीक है, इन्होंने कहा, क्या बोला कि अगर जो है, इन्होंने नोटिस किया था कि ये द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल एवरी टाइम द करंट पास थ्रू द वायर। तो इन्होंने देखा कि जब भी मैं कंपास हमने पहले पढ़ा था ना मैग्नेट्स में, तो जब भी कंपास को कभी भी मैं वायर के पास रखता हूँ तो जो कंपास होता है वो हल्का सा डिफ्लेक्ट होता है वायर की तरफ। इसका मतलब है कि कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जब भी करंट मूव करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि, और यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में, कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं किसी कंडक्टर के, मतलब किसी कंडक्टर या कुछ एलिमेंट्स के थ्रू, और जो है वहाँ पे वायर का कुछ इस तरीके से हम अगर अरेंजमेंट करें तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एंड इट कैन अट्रैक्ट द आयरन फाइलिंग्स और आयरन एलिमेंट्स, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिक बेल के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक बेल के अंदर जो है मूव करते हैं जब करंट, तो एक तरीके से ये जो होता है एक अट्रैक्शन पैदा करता है, और ये जो है बेसिकली घंटी बजती है। तो ये सारी चीज़ें, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट मैंने आपको बता दिया, प्रेस का एग्जांपल देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट बता दिया, किस तरीके से जब करंट मूव करता है तो मैग्नेटिक करंट जो एक तरह का बिहेव होता है। इसके अंदर देखिए इंट्रोडक्टरी बताया गया, आगे चल के हमको और भी इसमें लॉज आएंगे, वो हम पढ़ेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये करंट की वजह से एक मैग्नेटिक इफेक्ट
इफेक्ट भी बनता है, ठीक है। और मैग्नेट की तरह भी करंट जब फ्लो कराया जाता है तो मैग्नेट की तरह भी बिहेव करता है वायर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और ये सारा इसमें चैप्टर में दिया हुआ था, ठीक है। फिर एक और चैप्टर है वो है लाइट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा समझ लीजिएगा कि लाइट जो होती है वो हमेशा ट्रैवल करती है अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट है यहाँ पे बताया गया था। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन के बारे में बताया जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। और यहाँ पे दो तरह के मिरर्स की बात होती है, एक तीन तरह के मिरर की, एक तो आपका सिंपल प्लेन मिरर हो गया, ठीक है। एक हो गया आपका जो है कॉन्वेक्स मिरर, और एक हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये दो मिरर के बारे में बात हो गई है। और एक यहाँ पे प्रॉपर्टी बताई गई है प्लेन मिरर की, वो ये है जब भी आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपको हमेशा अपनी इमेज जो होती है ना वो ऑपोजिट दिखाई देती है। इसी प्रकार से जो एम्बुलेंस होता है वो उल्टा लिखा होता है। जब भी आप देखिए मिरर के पीछे देखते हैं तो आपको एक जो इमेज होती है वो क्या दिखाई देती है, ऑपोजिट दिखाई देती है, राइट लेफ्ट में दिखाई देता है, लेफ्ट राइट में दिखाई देता है। तो ये चीज़ एक यहाँ पे प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बताया जाता है। और यहाँ पे कहा जाता है कि ये स्फेरिकल मिरर्स हैं। स्फेरिकल मिरर्स क्यों हैं, क्योंकि ये जो है अगर इनको पूरा बनाया जाए, पूरा कंप्लीट किया जाए तो ये एक तरीके से क्या बन जाएंगे, ये मिरर बन जाएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए इन्होंने बॉल आधे काट ली, अब इसके अंदर जो अगर इसको शाइनी सरफेस कर दिया जाए तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा अगर अंदर की तरफ है। और अगर बाहर की तरफ शाइन कर दिया जाए तो ये किस तरह से बिहेव कर जाएगा, ये करेगा कॉन्वेक्स मिरर की तरह। तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे बताया गया था, ओके। अब जो है अलग अलग इमेजेस के डिस्टेंस के ऊपर, अलग अलग दूरी के ऊपर यहाँ पे कुछ इमेजेस रियल बनती हैं, कुछ इमेजेस जो होती हैं वो आपकी बेसिकली इन्वर्टेड बनती हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि इस चैप्टर में इतना नहीं समझाया गया है, पर हमको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताया गया है। तो कॉन्वेक्स जो होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है, ठीक है। कन्वर्जिंग मतलब कि आप देखिए जो और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। तो कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। तो देखिए और क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है, साइड मिरर के फॉर्म में यूज़ होता है और मैग्नीफाइंग लेंस के फॉर्म में यूज़ होता है। अब देखिए आपने देखा होगा जब आप गाड़ी चलाते हैं तो कोई भी गाड़ी चला रहा होता है उसके बगल में एक साइड मिरर लगा होता है। साइड मिरर क्या करता है कि आपको काफ़ी बड़ा एरिया पीछे का जो होता है उसको जो होता है कम एरिया में दिखाने का काम करता है ना। बाहर की पीछे की जो पिक्चर है, इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, आपको कितने में दिख रहा है, बहुत छोटे से एक आपको लेंस उसमें दिख जाता है मिरर में। तो ये ऐसा कैसे हो पाता है, ये हो पाता है कॉन्वेक्स मिरर के वजह से, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। फिर ऐसे ही अगर जब हमें कोई भी छोटी चीज़ को बड़ा करना होता है तो हम किस चीज़ का लेंस यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। तो ये मैग्नीफाइंग लेंस में यूज़ होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर जो होते हैं वो क्या करते हैं, आइज़, ईयर, नोज़, थ्रोट, मतलब कोई छोटी जगह को, कोई कंसंट्रेटेड चीज़ को बड़ा करके दिखाना है अगर, तब हम क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर का यूज़ करेंगे। तो जो हमारे दांत में आप देखिए क्या करना होता है डॉक्टर को, उसे पर्टिकुलर पोर्शन को देखना होता है बड़ा करके, है ना। तो वो क्या करता है, उस जगह को देखने के लिए वो यूज़ करता है कॉनकेव मिरर। तो ये ध्यान रखिए कहाँ यूज़ होता है, डेंटिस्ट के द्वारा यूज़ होता है, आइज़ वाले के द्वारा यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें। या कोई भी छोटी चीज़ को बहुत ज़्यादा फैलाना हो अगर, तो भी हम क्या यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। तो जितने देखा होगा टॉर्चेज़ होती हैं या आपकी हेडलाइट्स होती हैं कार्स की, वहाँ पे भी हम किसका यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये ध्यान रखिएगा। और ये क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर में इतना ही है और यही सारी चीज़ें इसमें समझाई गई। एक मैंने आपको प्लेन मिरर के बारे में दो क्वालिटी और बता दी जो मैंने यहाँ नहीं लिखी हैं, वो यही है कि जो प्लेन मिरर होता है वो क्या करता है, आपकी इमेज को उल्टा कर देता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, उल्टा कर देता है और एज इट इज़ दिखाता है, बड़ा छोटा नहीं करता। जो इमेज है वही इमेज ये दिखाएगा, ठीक है ना, इन्वर्ट करेगा, ये सब नहीं करेगा। तो ये होता है आपका तीन तरह के मिरर जिनके बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा साइंस का एरिया कंप्लीट। अब थोड़ा एनवायरनमेंट का है कुछ एरियाज, इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, पर इसमें इतना कुछ दिया नहीं है। बस एक पॉइंट ध्यान रखिए कि 22 मार्च को वाटर डे होता है और ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अदर दैन दिस बस ये थोड़ा सा ये पिक्चर रिप्रेजेंटेशन बताया कि इतना पानी पृथ्वी पे है, फिर इतना इतना, पर इससे हमारा काम नहीं होगा, हम इसको बाद में देखेंगे क्योंकि ये हमने ज्योग्राफी में से पढ़ा भी है कि किस तरह से कितना पानी है, उसके बाद कितना हम यूज़ कर सकते हैं उसमें कितना, और उसके बाद फाइनली हम कितना सा जरा सा हमारे पास अवेलेबल है कि हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा वाटर साइकिल के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इसमें जो अलग अलग शब्द दिए गए हैं ये बेसिकली क्या है ना, आपको इसको वो करना है बड़ा कठिन कर दिया इन्होंने। देखिए क्लाउड्स लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो इसमें यही समझाया गया कि देखिए सॉइल होता है, ये बेसिकली क्या अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है।
ये देखिए ग्राउंड वाटर लिखा है ना, ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर है, यहाँ पे समुद्र का पानी, यहाँ से क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ, इधर देखिए आप, इवेपोरेशन हुआ, यहाँ पे क्लाउड्स बन गए, क्लाउड्स जो है थोड़े से ऊपर और उठे तो ये और थोड़े हैवी हो गए, हैवी हुए तो और हवा आई, हैवी हुए, हैवी हुए, फिर यहाँ पे क्या, पानी बरसा फोर्थ में क्लाउड्स के, ठीक है। फिर ये क्या हुआ, जब ये नीचे आया तो यहाँ पे जो पौधे थे, वे पौधों में पानी लिया और पौधे में पानी क्या, ट्रांसपिरेशन कर दिया, ट्रांसपिरेशन की वजह से और क्लाउड्स बने, फिर पानी बरसा, ठीक है। फिर ये वापस चला गया और ये ज़मीन में अंदर चला था, फिल्ट्रेशन हो जाता है ज़मीन के अंदर, है ना। फिर ये अंदर चला गया एक्यूफायर्स में या आपके ग्राउंड वाटर में। तो इस तरीके से ये पूरा वाटर साइकिल काम करती है। और यही सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं कि इन्फिल्ट्रेशन की वजह से एक्यूफायर भर जाते हैं, और एक्यूफायर्स की वजह से, ये देखिए एक्यूफायर्स हैं, ग्राउंड वाटर एक्यूफायर्स, और ये इनके वजह से क्या होता है, पानी हमको मिल पाता है ग्राउंड वाटर के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें, और फिर उसका ये बताया गया कि वाटर का मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, और ये एक डायग्राम दिया गया कि पानी कहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो आप ध्यान रखिएगा इस एरिया में देखिए कितना रेनफॉल है, और उसका एक रीज़न क्या है, उसका रीज़न है मानसून्स। आप देखिए जब यहाँ पानी आता है तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, और वेस्टर्न घाट्स की वजह से क्या होता है, यहाँ पे खूब ज़्यादा पानी बरसता है, और खूब ज़्यादा पानी बरसता है तो यहाँ पे वाटरफॉल भी ज़्यादा है, वाटरफॉल का रेनफॉल ज़्यादा है। तो यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे ज़्यादा है, दिख रहा है आपको। क्यों यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि जब यहाँ से मानसून आता है तो यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं वो एक तरीके का क्या करती हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है कि यहाँ पे आके बादल फंस जाते हैं, तो यहाँ पे पानी ज़्यादा बरसता है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और इसीलिए यहाँ पे पानी ज़्यादा बरसने की वजह से यहाँ की जो सॉइल है वो ज़्यादा अच्छी नहीं, क्योंकि जो जितनी भी न्यूट्रिएंट वाली सॉइल थी सारी बह गई। तो यहाँ पे जो है खाली चट्टानें और इस तरीके से आपको मिलता है, मेघालय प्लेटू और ये सारी चीज़ें हैं ना यहाँ पे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कुछ रीजन आपको पूछ लेगा कि जो घग्गर रीजन है वो जो उत्तर प्रदेश का फलाना रीजन है वहाँ पे पानी ज़्यादा है कि यहाँ ज़्यादा है, इस तरीके से, और आपको बताना होगा सही स्टेटमेंट है कि नहीं। तो एक बार ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। मैंने आपको बताया था कि छत से होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। एक तो वो तरीका था, एक और तरीका यहाँ पे बताया गया आगे, वो है बावड़ीज़ के थ्रू। बावड़ीज़ क्या होती हैं, और ऐसे बहुत सारी जगह होती हैं बावड़ी तो राजस्थान में मिलती है आपको, ऐसे आपको बहुत अलग अलग जगह अलग अलग नाम का रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे बावड़ी का नाम आप याद रखिए, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्टली दे रखा है और पूछा जा सकता है कि बावड़ी क्या है, व्हाट इज़ बावड़ी। तो आपको नीचे 4 ऑप्शन दे देगा और आपको बताना पड़ जाएगा, ठीक है। तो पता नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर है, उसे बोलते हैं बावड़ी। यहाँ पे क्या होता है, कुएं बनाए जाते हैं या बड़े बड़े तालाब बनाए जाते हैं, उसमें पानी अपने आप जब रेन पानी बरसता है तो वहाँ इकट्ठा हो जाता है, और जब सूखा पड़ता है तो वहाँ से पानी ले लिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वाटर मैनेजमेंट एक और सिस्टम होता है, उसे बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। आजकल लोग अपने घरों में भी लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे लाइन्स लगी रहती हैं, अपने आप ऑन कर दीजिए पानी, ऐसे टिप 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 करता रहेगा, और बहुत ही एफिशिएंट वे में पूरा पानी पड़ जाएगा। ना ही सॉइल इरोजन होगा, ना ही ज़्यादा जो है आपका कुछ प्लांट्स को दिक्कत होगी, ना ज़्यादा सॉल्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, और जो है बढ़िया पानी फर्स्ट क्लास पेड़ों में पहुँच जाएगा, आपका पानी भी बच जाएगा। तो ये सारे फ़ायदे हैं ड्रिप इरिगेशन के, और यही चीज़ में समझाई गई चैप्टर में। चैप्टर ओवर, आ जाते हैं आखिरी चैप्टर में, वो है फॉरेस्ट आर लाइफ लाइन। तो देखिए इसके अंदर फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है, और अलग अलग तरह के फॉरेस्ट होते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं उसमें, ठीक है। और यहाँ पे एक शब्द है, उसे बोलते हैं कैनोपी, वो जो ध्यान रखना, क्राउन देख रहे हैं आप इस तरीके से, ये जो ऊपर का एरिया होता है ना, इसे बोलते हैं कैनोपीज़, ठीक है। यहाँ पे देखिए छोटी है, यहाँ पे ज़्यादा ब्रॉड है। तो ये आप देखिए अलग अलग है, और अलग अलग किस तरीके से होती है, जहाँ का मौसम जैसा होगा वहाँ पे कैनोपी वैसी होगी। अब देखिए इस तरह का पेड़ अगर पहाड़ पे उगने लगेगा तो क्या होगा, यहाँ पे बर्फ़ गिरेगी, पेड़ टूट जाएगा। तो पेड़ पहाड़ पे कैसा होता है, इस तरह का पेड़ होता है, ताकि बर्फ़ गिरे तो डिपॉजिट ना हो उसमें ज़्यादा, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से। तो अब थोड़ा सा कैनोपी के बारे में बताया गया, ये देखिए कैनोपी अंडर स्टोरी। तो ये जो है देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे कितने सारे पेड़ हैं, एपीफाइट्स भी होते हैं, इसके ऊपर चिपके होते हैं, और फिर जो ऊपर की तरह ये ढका होता है पूरा जंगल, इसे बोलते हैं कैनोपी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ह्यूमस और ये सारी चीज़ें तो पढ़ी हुई हैं हमने पहले, ठीक है। और सैपलिंग ऑन अ वॉल, और रूट सिस्टम, पानी वाले ट्रांसपरेशन। तो अंडर स्टोरी मैंने आपको बताई दी, सॉइल इरोजन के बारे में बताइए, आपको सीड डिस्पर्सल के बारे में बताया, रीजनरेशन तो जहाँ से पेड़ उग जाए वो रीजनरेशन, ह्यूमस डिफॉरेस्टेशन, डिकम्पोजर, कैनोपी। तो कैनोपी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर, बस इतना ध्यान रखिए। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, वो कॉन्सेप्ट यही था, कैनोपीज़ और क्राउन के बारे में बताया था कि पेड़ अलग अलग होते हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलते हैं, ठीक है। बस अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा, आपसे पूछ लेगा कि जो कैनोपी होती है वो हिल एरियाज़ में वो ज़्यादा होती है, तो गलत पॉइंट है ना। हिल एरियाज़ में कैनोपी जो होती है वो नैरो होती है, ताकि उस पर जो है एक तरह से वो ना जम जाए, आपके बर्फ़ ना जम जाए। तो ये चीज़ है, ठीक है। वाटरफॉल लाइफ हो गया, ये सारी चीज़ें, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, और ये पॉइंट हो गया यहाँ पे,
तो अच्छा ओके, अब नया चैप्टर है बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये है वेस्ट वाटर के बारे में है थोड़ा सा, और यहाँ पे बताया गया किस तरीके से जो है पानी को साफ़ किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल दिया गया है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, जिसमें इस चैप्टर में से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने वाला है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बस इतना समझ लीजिए क्लोरीन का यूज़ करते हैं पानी को साफ़ करने में, बस इतना ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाकी सब दिखाया गया है कैसे आपको कूड़ा डालना चाहिए, पेस्टिसाइड को कैसे डालना चाहिए, है ना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में काम कैसे होता है, ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल कैसे करना चाहिए, अलग अलग। अगर आपको इसमें से कुछ पढ़ना है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप एक चीज़ ये पढ़िएगा कि कौन सा कलर का कूड़ा कौन से चीज़ से डिनोटेड है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और वो आपको शायद थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा हमारी क्लास 7th की बुक ख़त्म, समाप्त हो गई। तो ये सारे पॉइंट हमने देखिए, एक एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया आपसे क्लास 7th का, और आप देखिए अगर आप इसको ऐसे देखने चलेंगे तो आपको कितना कठिन लगेगा सारे पॉइंट्स, पर क्योंकि हमने पूरी चीज़ देखी, विली वेन सब चीज़ पढ़ा हमने, वर्चुअल इमेज, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यूरिक एसिड, यूरेथ्रा, यूरिया, यूनिट ऑफ टाइम, एक एक चीज़ आपको पता है। देखिए आपको लग रहा होगा कि आपने 1.5 घंटे के जो दोनों वीडियो देखे आपको कुछ नहीं आया, पर आप देखेंगे अगर इंडेक्स, तो आपको समझ में आएगा कि आपको कितना कुछ आ गया है। तो ये चीज़ था इस चैप्टर में, और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और जो आपको काफ़ी सारी लर्निंग होगी इसके थ्रू। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करके मुझे बताइएगा। वीडियो देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।